स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें करेंगे खुल्लम खुल्ला, वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। आज का टॉपिक आपको एक लाइन में बता देता हूं, तेजस्वी यादव। लाइन भी नहीं, शब्द, नाम तेजस्वी यादव, ये हमारा आज का टॉपिक है। आप कहेंगे कि भाई क्या इसमें आप बात करेंगे, बातें करेंगे क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या बन सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि हमें कैसे पता, ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रदेश की जनता किसी में विकल्प देखने लगे कि हाँ यार ये चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, इसको मौका दिया जा सकता है, चुनाव में जो होगा वो अलग बात है, लेकिन पहले लोगों को लगे तो कि हाँ ये उस पद के लायक दिखता है, तो क्या वो बिहार के लोगों को नजर आता है। भले ही वो पिछले 2 चुनाव में थोड़ा पीछे रह गए, उप मुख्यमंत्री रह लिए हों, लेकिन क्या तेजस्वी यादव एक सीएम मटेरियल हैं और लोग उनको ऐसा देखते भी हैं। इसकी बात हम आज करेंगे। और हमारे साथ 3 मेहमान ऐसे हैं जो बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से पढ़े हुए हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कुछ तो रहे भी हैं। अजीत द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी सेफोलॉजिस्ट भी हैं, डेटा साइंटिस्ट भी हैं, अभी बिहार को लेकर उन्होंने एक सर्वे भी किया है। बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, वो भी बिहार से हैं। अमिताभ जी आप बिहार से हैं क्या जी? बात तो देखिए 3 बिहारी इन द हाउसफुल। तो आज तेजस्वी यादव को सर रिकॉर्ड करना है। छोटी छोटी बातें पहले आपको बता दें। आज तेजस्वी यादव ने अपनी एक यात्रा शुरू की है, बिहार अधिकार यात्रा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस यात्रा में कांग्रेस उनके साथ क्यों नहीं है, क्योंकि वो राहुल गांधी की यात्रा में उनके साथ गए थे। कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी ने काम बिगाड़ दिया तेजस्वी यादव का, वो वोट चोरी इतना कर दिया कि जो असल मुद्दे थे जिनकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए 20 साल की चीफ मिनिस्टरशिप के खिलाफ नीतीश कुमार की, वो मुद्दों की बात ही नहीं हो रही। इसकी हम लोग बात करेंगे। तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा नहीं, 10 साल का है। 2015 में पहली बार विधायक बने थे और दो सरकारों में वो 1.5 साल के लिए, 1.25 साल के लिए उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनको प्रशासन का भी कुछ अनुभव हासिल हो गया है। पार्टी ने भी लगभग उनको कमान दे ही दी है। तो इससे ही शुरू करते हैं। क्या अपनी फैमिली में सबसे पहले तेजस्वी यादव अनडिस्प्यूटेड उत्तराधिकारी हैं? देखिए उस पर आए उसके पहले एक बात बता दें आपको सौरभ जी कि भारत की राजनीति में जो लोग युवराज होते हैं वो लोग महाराज जरूर बनते हैं। उनके महाराज बनने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है। आपने तमाम युवराजों को देखा है, तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, सब जगह देखा है कि जो युवराज होते हैं वो लोग महाराज बनते हैं। और हम लोग हिंदी फिल्मों में देखते रहे हैं कि भले बचपन में बिछड़ गया हो, खो गया हो, जवानी में वो आएगा, फिर लोग उसको अपने सर आंखों पर बिठाते हैं, उसको महाराज बनाते हैं। तो तेजस्वी यादव में हर केस में नहीं हो रहा। अब आप मेरे से मुकलना कुछ उकसा रहे हैं आप मुझे। राहुल गांधी के साथ नहीं हो पा रहा है। नहीं, लेकिन युवराज तो भी है ही ना भाई। नहीं, युवराज बनने की संभावना हमेशा, हमने कहा कि संभावना हमेशा है। नहीं, संभावना तो है, लेकिन राहुल गांधी में अगर लोगों ने प्रधानमंत्री देखा होता या संभावना भी देखी होती, पोटेंशियल देखा होता, तो 45, 50, 99 नहीं रहते ना। हाँ नहीं, ठीक है। तेजस्वी यादव तो अपनी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाई चुके हैं बिहार में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने कहा कि युवराजों के महाराज बनने की संभावना हमेशा रहती है। अग्रीड। ठीक है, तो ये इसलिए वो युवराज हैं तो महाराज बन सकते हैं, ये संभावना तो है ही उनमें। अब आइए ऑब्जेक्टिव चीज़ों पर, मेरिट पर, जो उसके गुण दोष पर कि वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, और उस सवाल पर जो आपने कहा परिवार में अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं या नहीं है। तो अभी तो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं वो, चूंकि उनके पिता ने उनको अपना उत्तराधिकारी चुन दिया है आधिकारिक रूप से। जो चुनौती हो सकती थी उन चुनौतियों को रोक दिया गया है, दबा दिया गया है। हालांकि वो चुनौतियां कभी भी सिर उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। चैलेंजर हैं परिवार में, चैलेंजर हैं परिवार में, और उन चैलेंजर्स के इर्द गिर्द भी लोग हैं जो लोग उन चैलेंजर्स में हवा भरते हैं। कौन? तेज प्रताप तो अलग हो गए। नहीं, लेकिन उनमें भी हवा भरने वाले लोग हैं, और अलग होकर के भी एक चैलेंजर है। अलग होकर के वो तेजस्वी यादव की इस बार की संभावना को ही पंक्चर कर सकते हैं ताकि आगे का रास्ता बंद हो जाए। और परिवार में कौन? बहन? उनकी बहन है मीसा भारती, जो नंबर 1 चैलेंजर है, मतलब तेज प्रताप से ज्यादा बड़ी चैलेंजर हैं। और उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो लालू यादव के साथ पहले रह चुके हैं। कभी उन्होंने ऐसी परिवार के अंदर दबाव बनाया लालू यादव पर भी कि तेजस्वी क्यों, मैं क्यों नहीं? अभी दबाव बनाया, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, और एग्जैक्ट तारीख तो हमको नहीं ध्यान है, लेकिन जिस दिन राबड़ी देवी ईडी के सामने पेश हुई थी पटना में, ये थोड़े दिन पहले की बात है, 6 महीने पहले होंगे, उस दिन इस बात को लेकर के परिवार में बड़ा डिस्प्यूट हुआ। बल्कि राबड़ी देवी के आवास में बहुत इसको तनातनी और बड़ी इस बात को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। मीसा भारती ये चाहती थी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। उनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, यानी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी है, उनको सत्ता मिलनी है, तो पार्टी का संगठन मेरे पास रहे। पिता ट्रांसफर करें अपना पार्टी की लीगेसी, मतलब
अभी तो तेजस्वी नंबर 2 की हैसियत से राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव, लालू यादव ही हैं। तेजस्वी अभी नंबर 2 की हैसियत से पार्टी संभाल रहे हैं, डिफेक्टो चीफ हैं, लेकिन वो चाह रही हैं मीसा भारती को उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है। तो ये एक बड़ा डिस्प्यूट था और इसको लेकर के काफ़ी उस दिन डिस्प्यूट हुआ। उस रात में ये लोग बताते हैं, अब हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि मीसा भारती होटल में रहने चली गई थी। तो ये इस बात को लेकर के एक दबाव हमेशा रहता है कि उनको संगठन की जिम्मेदारी दी जाए, कम से कम पार्टी की कमान सौंप दी जाए। तो डिस्प्यूट है और वो चैलेंजर भी हैं। तेज प्रताप भी चैलेंजर हैं। तेज प्रताप अपने को बेटर लीडर समझते हैं, बेटर कनेक्ट वाला नेता समझते हैं, अपने को अपने पिता का उत्तराधिकारी समझते हैं। जो तमाम जो एक मैवरिक पॉलिटिशियन, जिस तरह के फ्लैम्बॉयंट पॉलिटिशियन लालू यादव थे, उस तरह के तेज प्रताप हैं। तो वो भी एक चैलेंजर है, पोटेंशियल चैलेंजर है हमेशा। लेकिन संभव है कि उनकी स्थिति हरियाणा के चंद्रमोहन की तरह या तमिलनाडु के अलागिरी वाली हो जाए। वैसा ही लगता है। हाँ, तो वो हो जाए। बट लालू तेजस्वी को देखते हैं आगे। लालू यादव ने तेजस्वी को बना दिया है, उनको 2 बार उप मुख्यमंत्री बना करके उनकी लीडरशिप भी स्टैब्लिश कर दी है। अब ये इस बात की, एक तो आपने परिवार वाली बात कही, और आगे जो संभावना की बिहार किस तरह से संभावना देख रहा है या नहीं देख रहा है, पार्टी देख रही है या नहीं देख रही है, ये उस दिन तय हो गया जिस दिन पहली बार वो एमएलए हुए और लालू यादव ने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। वो उप मुख्यमंत्री हुए तेजस्वी यादव, तो उन्होंने 2 बार 17 महीने उप मुख्यमंत्री रह के महत्वपूर्ण विभाग संभाल करके उन्होंने एक प्रशासनिक अनुभव हासिल किया, और फिर पार्टी का संगठन संभाल करके जो ऑर्गेनाइजेशनल जो उनको एक्सपीरियंस चाहिए वो भी उन्होंने हासिल किया। ठीक है। तो उस नाते अब बिहार एक संभावना उनमें देख रहा है, एक पोटेंशियल सीएम उनमें देख रहा है। पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स जो है, मंडलाइट पॉलिटिक्स के जो चेहरे हैं, उन तमाम चेहरों के चले जाने के बाद, भाई जैसे 15 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी 80 सीटों पर, जेडीयू को 71, तब जेडीयू और वो साथ में लड़े थे, और बीजेपी को 53। तो अगर आप देखें दोनों खेमे तो 80 पर आरजेडी और 53 पर बीजेपी थे। 20 में इधर आ गए थे, एनडीए में आ गए थे नीतीश कुमार, तब भी 74 सीटें मिली भाजपा को और 75 मिली थी आरजेडी को, तब भी वो नंबर, तो पिछले दोनों इलेक्शन में नंबर 1 पार्टी बन रहे हैं, आरजेडी बन रही है। तो क्या ये माने कि पास्ट 2 इलेक्शंस ये बता रहे हैं कि जितने लोगों ने आरजेडी को वोट किया उनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, या वो देखते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और तेजस्वी ने आरजेडी के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यू एडिशन किया है। वैल्यू एडिशन वोट के तौर पे भले ही उस रूप में ना हो पाए, लेकिन छवि के तौर पे तो किया ही है। जैसे तेजस्वी यादव के अपने राजनीतिक जीवन को आप देखें तो उसमें लालू प्रसाद यादव की लीगेसी उनके पास थी, जो कि कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, एक अलग तरीके की राजनीति। हालांकि बहुत लालू जी ने उसमें पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन वो राजनीति बिल्कुल अलग तरह की थी। तेजस्वी यादव उससे ठीक उलट, एक यंगस्टर को जिस तरह से आज के डेट में सामने आना चाहिए वैसे वो लेके आए। हमेशा इशूज़ की बात करते हैं, संयमित भाषा की बात करते हैं। हाउस में आपने देखा होगा सौरभ कि कई बार नीतीश कुमार जी आग बबूला होकर उनको क्या क्या बोल जाते हैं, वहाँ भी तेजस्वी यादव कभी अपना पेशेंस लूज नहीं करते। वो बहुत हद तक एक धैर्य के साथ सामने आते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के इश्यूज़ की बात, जब मंत्री बने तो मंत्री रहते हुए उन्होंने उसी तरह के कामकाज को, कितने हम रोजगार दे रहे हैं, ऐसे नैरेटिव को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रही है कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी का वोट बैंक वाला लीगेसी तो लालू प्रसाद का लिया, लेकिन लालू जी का वो चीज़ नहीं ले लिया कि कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, बल्कि एक अलग तरह की राजनीति जो कि आज के दौर में मुफीद थी। लालू जी वाली पॉलिटिक्स उस समय के लिए बहुत अच्छी थी, जो कि सफलता उनको दिलाई। अब उस तरह की लाइन नहीं चल सकती। तेजस्वी जी ने इस बात को समझा और वो ये दिखा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई लीडर के तौर पे आपने कहा वैल्यू ऐड किया है अपनी, बिल्कुल, इसमें मतलब कोई मतभेद ही नहीं हो सकता। ये मेरे हाथ में ना, अब ये अमिताभ जी का मेरा लास्ट सर्वे है सर, कब रिलीज किया आपने? परसों किया शायद रिलीज ना, 13 तो वो 14 तारीख को। हाँ, तो इसमें बहुत सारे ये पॉइंटेड सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं सीएम फेस की क्यों हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे को तो याद है सर, पिछले 6-8 महीने से जितने सर्वे हुए और जितनी एजेंसी ने भी किए हों, एक भी मुझे ध्यान नहीं है जिसमें सीएम फेस पर पहली पसंद तेजस्वी यादव ना हो। सही बात है ये? आपके सर्वे में भी 33.5% तेजस्वी को चाह रहे हैं, नीतीश कुमार को 24% और प्रशांत किशोर को लगभग 14%। सही बात है। ये दिखाता क्या है? एक तो ये बात दिखाता है कि सिर्फ लालू यादव जी ने उनको उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया है या एस्टैब्लिश नहीं किया है। जो उनका कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव समाज प्लस अलायंस पार्टनर्स का भी जो कोर वोट बैंक है, या अलायंस पार्टनर्स का भी जो सपोर्ट बेस है, वो भी उनको एक्सेप्ट करता है एज सीएम फेस। ओके, तभी उनको 33.5, 32, 34, 35 आपको सपोर्ट मिलता रहा है।
वोट शेयर महागठबंधन का मुझे लगता है पिछली बार 37% के आसपास था। तो लगभग उतना ही उनको सपोर्ट दिखता है। जो देवेंद्र जी कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने एमवाई में कहीं ना कहीं एक वोट ब्लॉक, भले वो युवा हो, गरीब गुरबा हो, संविधान के नाम पे दलित वोट हो, ऐड करने की कोशिश करी है। पिछली बार भी अगर 37% वोट शेयर था महागठबंधन का, तो जो कोर वोट ब्लॉक बोला जाता है आरजेडी का एमवाई, उससे 25% ही वोट था। 12% वोट जो महागठबंधन को मिला था वो SC, ST, OBC, नॉन यादव, OBC, अपर कास्ट का 10-10, 15-15, 20-20% वोट मिला था। तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर समहाउ जो 17 महीने में 4 या 5 लाख नौकरियां वो क्लेम करते हैं कि दिए हैं, उन्होंने उसका क्रेडिट ले लिया है समहाउ। जनता ने वो क्रेडिट उनको दिया है। जनता ने वो क्रेडिट उनको दिया है क्योंकि 2020 में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और एक कनेक्ट भी होता है ना, युवा लीडर है तो यूथ से ज्यादा कनेक्ट करता है नीतीश कुमार। तो आपके कहने का मतलब तो ये हुआ कि काम पे भी भरोसा किया लोगों ने, क्योंकि 17 महीने में जो भी उन्होंने किया है उसको एस्टैब्लिश कर दिया है कि ये मेरी लेगेसी है और मेरी वजह से हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इतने जॉब्स प्रॉमिस ही नहीं किए थे और जब अलायंस की सरकार बनी तब मैंने ये करवाया। लेकिन सर फिर मतलब ये बार बार हम लोग आप जैसे सोफोलॉजिस्ट जब आते हैं तो खासकर बिहार के डेटा पर यही सवाल होता है, पहली पसंद लगभग दुगने मार्जिन से, ऑलमोस्ट कई सर्वेज में तो तेजस्वी यादव हैं। लेकिन जब आप पूछते हो कि आप वोट किसको देंगे, तो आप ही के सर्वे में 36.2 कह रहे हैं एनडीए को देंगे और 35.8 कह रहे हैं महागठबंधन को देंगे। तो यहाँ एनडीए ऊपर हो जाता है। क्योंकि एक और क्वेश्चन है कि आपके वोट देने का आधार क्या होगा, आप किस आधार पर वोट करेंगे। तो सीएम के चेहरे पे हमारे सर्वे में 15% लोग वोट कर रहे हैं। तो जो ये लीड है तेजस्वी यादव की 33.5% वर्सेस नीतीश कुमार की 24%, ये तो सिर्फ ये 15% वोटर्स में है ना। 85% जिनके लिए मुद्दा सीएम का चेहरा है, जिनके लिए मुद्दा सीएम का चेहरा है। 17% लोग कह रहे हैं पीएम का चेहरा, ये भी हो रहा है बिहार में। ठीक है। 20% लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार का कार्य अच्छा या बुरा, नीतीश कुमार का कार्य। 23% लोग कह रहे हैं विकास एंड मुद्दे, कुछ लोग कह रहे हैं जाति, कुछ लोग कह रहे हैं कैंडिडेट, 7% पार्टी सिंबल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो सीएम का क्वेश्चन है, ये मीडिया में या फ्रॉम आप कह सकते हैं ग्लैमरस पर्सपेक्टिव ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दिखता है। बट सबसे उसके बाद का फॉलोअप क्वेश्चन है कि कितने लोग सीएम के नाम पे वोट कर रहे हैं, वो तो 15% ही है। तो 15% इंटू 33.5, ठीक है, वो हुआ आपका 4-5%। तो 36% जो वोट शेयर है महागठबंधन का, वो सीएम चेहरे की वजह से सिर्फ 5% है। अब सर अभी करंट पॉलिटिक्स पर आते हैं कि इससे मुझे ये भी समझना है कि तेजस्वी किसके कहने पर या किसकी सुनते हैं, उनका एडवाइजर कौन है, पिता ही हैं क्या एडवाइजर, गुरु उनके गुरु जो भी हैं वही हैं या कोई और लोग हैं। ऐसा भी इन्होंने यात्रा निकाली आज से जो शुरू की है। इनको ये किसने कहा था कि राहुल गांधी के साथ जाने में कोई यात्रा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और राहुल गांधी के बाद वो नंबर 2 दिखाई देते थे उस यात्रा में, बराबरी नहीं दिखती थी। ऐसा नहीं था कि उस यात्रा में दो जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के हुआ था कि दो लड़के, ये वाला मामला नहीं था। यहाँ क्लियर नंबर 1 यात्रा वो राहुल गांधी की थी, सपोर्टिंग रोल में थे तेजस्वी यादव। हु एडवाइज दैट? और क्या उन्हें लगता है कि ये फैसला गलत हो गया था, उसकी वजह से अब ये सोलो यात्रा निकालनी पड़ रही है जिसमें और कोई नहीं है साथ में, उनके कांग्रेस नहीं है? नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था इन लोगों का। देखिए, उसके पहले इस साल 5 बार राहुल गांधी पहले गए थे बिहार और कई अलग अलग कार्यक्रमों में गए। उन्होंने एक बड़े दलित नेता जगलाल चौधरी, आज़ादी की लड़ाई के बड़े नेता थे, दलित नेता थे, उनकी जयंती मनाने गए राहुल गांधी। अंबेडकर छात्रावास का उन्होंने एक प्रोग्राम किया, वो दरभंगा में गए, अंबेडकर छात्रावास में गए। उन्होंने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाली कन्हैया कुमार में, तब गए राहुल गांधी। तो ये हर बार कांग्रेस की अपनी यात्रा होती थी, अपना कार्यक्रम होता था, उसमें आरजेडी शामिल नहीं होती थी। जब ये एसआईआर का मुद्दा आया और यहाँ पार्लियामेंट में जब उस पर यूनिटी बनी कि एक सब लोगों को मिल करके हम लोगों को ये मुद्दा उठाना है, चूंकि वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है और तेजस्वी सबसे ज्यादा आशंकित थे कि इसमें मुस्लिम यादव के ही वोट कटेंगे। हालांकि वो एकदम निर्मूल थी, उनका ये अंदेशा बिल्कुल गलत साबित हुआ, चूंकि अभी तमाम रिपोर्ट्स आई हैं कि किसी कास्ट या कम्युनिटी को टारगेट करके और
उसके प्रोपोर्शन से ज़्यादा नहीं, उस तरह से नहीं कटा है, लेकिन ये था कि ये बड़ा मुद्दा है और हमारा जो वोट बैंक है उसके वोट कट सकते हैं। तो ये डिसीजन किया गया, बड़ा मतलब स्ट्रेटेजिक और कॉन्शियस डिसीजन था कि इस यात्रा में साथ चलना है, बेशक सेकंड फिडल ही प्ले करना पड़े, भले ये कांग्रेस की यात्रा हो, राहुल गांधी यात्रा करें, राहुल गांधी लीड करें, लेकिन इसमें शामिल नहीं होने के ये मैसेज जाएगा कि आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका वोट कट रहा है। तो एक कॉन्शियस डिसीजन था और स्ट्रेटेजिक डिसीजन था जिसके लिए वो उसमें शामिल हुए। उनको पता था कि सेकंड फिडल प्ले कर रहे हैं। अब वो यात्रा गई 25 जिलों में, करीब पहले कहा गया था 23 जिलों में, अब कह रहे हैं कि 25 जिलों में गई। अब जो बच गए 13 जिले 38 में से, उन जिलों में जाना है तेजस्वी यादव को, उन्हीं जिलों की यात्रा उन्होंने प्लान किया है जहां वो यात्रा नहीं गई थी। तो ये सप्लीमेंट्री यात्रा आप इसको कह सकते हैं। और इस सप्लीमेंट्री, ये जो चर्चा हमारा मीडिया में चल रही है कि भाई नहीं, राहुल गांधी ने नुकसान कर दिया तेजस्वी का, वोट चोरी के चक्कर में बाकी मुद्दे चले गए। नहीं, देखिए ये हमारा भी मानना है, हालांकि अमिताभ जी का सर्वे जो है वो कह रहा है कि वोट चोरी का मामला कोई 21% के लिए वोट हाँ, आपके सर्वे में जब मुद्दे पूछे गए तो आप 21% बेरोजगारी के बाद सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने यही बताया SIR का है। लेकिन ये आपने जो सवाल आपका है कि वो ये हमको लगा, उस समय भी लगा, अभी भी लग रहा है कि उस यात्रा में आप अगर दूसरे सवाल उठाते, जैसे उस समय रोजगार की बात नहीं हुई, बेरोजगारी की बात नहीं की तेजस्वी यादव ने, जिसका वो श्रेय लेते हैं और उनको मिलता इसलिए है क्योंकि जब उन्होंने कहा 2020 के चुनाव में कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, तो उनको मॉक किया गया, ये कहा गया कि पैसे क्या इनके पिताजी के यहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहा गया। तो इसलिए उनको क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने नौकरी दी है। तो आप वो मुद्दा लेकर के नहीं गए, SIR के बहाने आप जो यात्रा कर रहे थे उसमें बड़े दी गई 5 लाख नौकरी तेजस्वी जब डिप्टी शुरू हो गया, या वो देना शुरू कर दिया गया था और अब मिल गई हैं, 5 लाख से ज्यादा नौकरियां मिल गई हैं। अच्छा। और उसमें फिर नीतीश कुमार इसको क्लेम करते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 आया, जब 7 निश्चय में हमने नौकरी का वादा किया था और 7 निश्चय पार्ट 2 आया तो उसके तहत हमने नौकरियां दी और अब तो हम 50 लाख नौकरी और रोजगार देने वाले हैं, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने, तेजस्वी ने यात्रा में रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया, अपराध का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, ये सब जो मुद्दे थे। और हम पटना में थे, हमारी बात हो रही थी दीपांकर भट्टाचार्य से, वो भी उस यात्रा में शामिल थे, CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने कहा कि यात्रा में कनेक्ट नहीं बन पाया, अगर लोग उतर करके साथ में अगर थोड़ी दूर ही चलते, पैदल ही चलते, कम जगह की यात्रा करते, तो कनेक्ट बनता, तब मैसेज ज्यादा जाता उसका, तब इंपैक्ट ज्यादा होता। तो उस यात्रा में कई गड़बड़ियां हुई हैं, जो इश्यूज थे नहीं उठाए गए, लोगों से कनेक्ट की कोशिश नहीं की गई, और दोनों में बॉन्डिंग जैसे दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। ये दिख रहा था। हाँ, लेकिन पांचों पार्टियों के नेता एक साथ दिख रहे थे, ये एक पॉजिटिव उसमें चीज। ये जो बार बार ये बात आ रही है कि भाई ये तो उनको अच्छा नहीं लगा होगा ना तेजस्वी को कि CM के सवाल पर राहुल गांधी ने सीधा जवाब नहीं दिया इनको, कांग्रेस आज भी नहीं दे रही है। बिल्कुल सौरभ, और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि 243 विधान सीटों पे मेरे चेहरे के हिसाब से जो बात कर रहे थे, हम सभी जानते हैं कि ये बात क्यों कही जाती है, किसके लिए कही जाती है। दूसरी चीज़ कि अगर वो उस यात्रा का कंटिन्यूशन वाकई में रहता तो आप फिर नाम बदलने की क्या जरूरत थी, आप वही नाम रखे होते। यात्रा का नाम वो वोटर अधिकार यात्रा थी, ये बिहार अधिकार यात्रा होगी। क्यों बदला आपने नाम? जाहिर तौर पे एक अलग पहचान उसको आप देना चाह रहे थे। तीसरी चीज़ की जैसे वहाँ पे जो बैठकें हो रही हैं, इवन प्रदेश अध्यक्ष की बैठक पे इन दलों में आपस में मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मसला सिर्फ वो नहीं है। दूसरा मसला ये आ गया कि सीट शेयरिंग को लेके 15 सितंबर वाली बैठक में सीट शेयरिंग वगैरह को लेकर बातचीत हुई थी, या जो बातचीत हुई उसमें कांग्रेस का सिर्फ नंबर्स को लेकर दबाव नहीं है, कांग्रेस का ये भी दबाव है कि विनेबल सीट हमें चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि नंबर्स आप दे दें 60 और 65 और हमें हारने वाली सीटें चाहिए, तो वो तो नहीं चाहिए। RJD की तरफ से ये है कि पिछले चुनाव में जो हुआ उसके बाद वो देना नहीं चाहते इनको बहुत ज़्यादा सीट, तो वो तनातनी है। तो उसमें कई सारे फ्रिक्शन है जिसको आप इस रूप में देख रहे हैं। और तेजस्वी यादव से जुड़े हुए लोगों से बात कीजिए तो उनको भी ये समझ में आ रहा था कि राहुल गांधी जो इशू लेके गए और उसके पहले जो एक मोमेंटम वो बना रहे थे उसको इन्होंने डिरेल किया। अच्छा, ये वाकई SIR का मुद्दा बिहार के किसी भी ज़िले में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी विधानसभा में अगर आप बात करें और वहाँ अगर ये पता चले कि कोई बहुत बड़ा इशू है तो ये हम लोगों के लिए रॉकेट साइंस है। अभी तक तो नहीं पता चल रहा है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही किसी भी ज़िले में आप बात कीजिए। अच्छा, अगर बिहारी जो मानसिकता आमतौर पे होती है, अगर ऐसा हो जाए ना सड़क, तो आपको सड़क पे दिखेगा वो, उसमें किसी को रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नहीं, वोट लोग नहीं कटने दे सकते हैं, वोट अधिकार के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। इस पे तो एकदम जो भौतिक तौर पे, संसाधन के तौर पे कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो, वैसी आक्रामकता दिखाएगा, नहीं किया। देखिए, क्वालिटेटिवली सही कह रहे हैं अजीत जी भी और देवेंद्र जी भी कि मैं 10 दिन रहा, 2000 किलोमीटर हर डिवीजन गया सर, है ना, सासाराम या भोजपुर से शुरू करके नीचे साउथ बिहार होते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट करके पटना में। तो क्वालिटेटिव असेसमेंट कई बार क्वांटिटेटिव असेसमेंट से अलग होता है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिवली हम
10 दिन अगर हैं तो 50, 100, 150 इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं, लार्जली नॉट पब्लिक, और थोड़ा बहुत सोशल लिसनिंग चाय की दुकान पे ही है। तो मेरा भी यह इंप्रेशन था कि भाई SIR जो है वो ऐसा कोई वोट कैचिंग मुद्दा नहीं बना है। तेजस्वी जब खुद ही अब बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और इसकी बात कर रहे हैं तो उनको भी ये रियलाइज हो रहा है। सर्वे में क्यों आ रहा है उसका भी एक कारण है, क्योंकि एक रिसेंसी बायस है, दूसरा आपको ध्यान होगा जब जुलाई में हमने सर्वे किया था, मतलब कि अभी ताजा मुद्दा उठा हुआ है। एक बस तो क्रिएट है। 50% लोगों ने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट और 4% लोगों ने कहा था SIR, जब जुलाई में हमने सर्वे किया था। आज की डेट में क्योंकि रिसेंसी बायस है, 3 तारीख को सर्वे हो रहा है, जब 1 तारीख के बाद 1 तारीख को खत्म हुआ है, तो वही 54% में से 34% आज हो गए अनएम्प्लॉयमेंट और 20% हो गए SIR। करेक्ट। जब हम आगे जाएंगे ट्रैकर में तो हो सकता है कि ये मुद्दा फिर नीचे हो जाए, और क्योंकि रिसेंसी बायस और क्योंकि तेजस्वी फिर से बेरोजगारी पे फोकस कर रहे हैं, वो नंबर ऊपर बढ़ जाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि बहुत नुआंस्ड होती है, जैसे कोई भी यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा है, मैं वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों से मिला जिनमें वोटर अधिकार यात्रा के बाद नाराजगी है। अच्छा। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज का कोई भी लीडर उस जीप या ट्रक पे नहीं था। जब हमारी आबादी 17% है या 18% है, हमारे वोट से ये सरकार बन रही है, मुस्लिम समाज का एक भी बड़ा लीडर जीप या ट्रक पे नहीं था। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मुकेश सहनी जी को, जिनकी जाति की, वहां जाति इज कास्ट इन स्टोन, कास्ट इज किंग, 2.5% या 2.6% आबादी है, वो आप लेके घूम रहे हो, वो डिप्टी सीएम क्लेम कर रहा है। डिप्टी सीएम तो मुस्लिम समाज से होना चाहिए। डिप्टी सीएम क्यों? अगर आप खुद के भी देखें, शायद जब आपके कलीग गए हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा, जब वो सीमांचल वगैरह में घूम रहे हैं, कुछ लोगों का तो कहना है कि सीएम हमारा होना चाहिए मुस्लिम समाज से, है ना। हुसैन गए थे। हाँ, हुसैन गए थे, करेक्ट। तो ये भी एक बात वहां पे चल रही है। तो नुआंस्ड मैसेज होती है, कहीं और किसी और को थोड़ी दे देंगे। नहीं है ना इसमें तो मतलब देखिए, हम लोग सोच रहे थे क्या कि AIMIM हो सकता है इस बार सीटें कम हो जाए, लेकिन अगर इस तरह की बात और धारणा एक सेक्शन में भी शुरू हो जाएगी तो मे बी AIMIM की उतनी सीटें ना कम हो। लोकसभा में AIMIM 2 विधानसभा सीटों में आगे है। इस बार ये तो है कि चलिए मुस्लिम वोट के 2 क्लेमेंट और आ गए। हाँ, ओवैसी थे ही और अब प्रशांत किशोर भी आ गए। बट यू थिंक कि मुस्लिम्स कैन थिंक ऑफ समवन एल्स आरजेडी के अलावा? देखिए, वो उसी इलाके में सोचेंगे जो सीमांचल का इलाका है, और 5-6 सीटें हैं, वो खासतौर से किशनगंज लोकसभा के अंदर की जो 5-6 सीटें हैं, जहां से अख्तरुल ईमान पिछली बार चुनाव लड़े और लगभग 4 लाख उनको वोट आया, जहां कह रहे हैं अमिताभ जी की 2 सीटों विधानसभा की, तो वहां कोई रिस्क नहीं होता है मुसलमान को वोट बांटने में, चूंकि 1, 2, 3 कैंडिडेट उनके मुस्लिम ही होते हैं। जीते वो कहेंगे भाई जीतेगा तो मुसलमान। हाँ, तो वहां वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां वोट बंट सकता है। लेकिन बाकी जगह इस बार वोट बंटने की संभावना बहुत कम इसलिए है क्योंकि इस बार रियल में मुसलमानों को यह बात समझ में आ रही है कि अगर एनडीए जीतेगा तो बीजेपी का सीएम बनेगा। जब तक उनको जब तक नीतीश कुमार के सीएम बनने की बात हवा में रहती थी हमेशा कि नीतीश ही सीएम होंगे, तो कोई भय नहीं था उनको, फिर वो कहीं भी वोट देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी को भी वोट देने में। और हम लोगों ने तो बाई इलेक्शन देखा, गोपालगंज के बाई इलेक्शन में 11,000-12,000 वोट MIM को गोपालगंज में मिले, अभी बाई इलेक्शन हुआ। तो मुसलमान वोट दे देते थे किसी को भी, उनको ये खतरा नहीं दिखता था कि बीजेपी का सीएम बन रहा है, उनका था कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे और उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो टोपी भी लगाते हैं, वो चादर भी रखते हैं, इफ्तार भी देते हैं, हज हाउस भी बनवाते हैं, उनसे कोई थ्रेट नहीं है। इस बार बीजेपी का सीएम होगा, इस खतरे ने उनको एकजुट किया है कि इस बार हर हाल में इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहना है, आरजेडी कांग्रेस के साथ ही रहना है। तो तीसरा प्लेयर कोई बड़ा नहीं बनने वाला? बड़ा नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। अच्छा, ये बात मैं बताऊं, मैं अभी ही बीजेपी के एक प्रवक्ता है, वो सेफोलॉजिस्ट भी, उनसे बात कर रहा था। उनका भी ये कहना था कि एंड में आप दिखेगा ये चुनाव इसी बात पर आ जाएगा कि उनको एनडीए वालों को कि तेजस्वी को हराना है और महागठबंधन वालों को कि मोदी को हराना है। मतलब अल्टीमेटली उस पे ही आएगा चुनाव, तीसरे प्लेयर की गुंजाइश ज्यादा नहीं रहेगी। तीसरे प्लेयर मतलब दल के हिसाब से बात करें तो, अदरवाइज ताकत के हिसाब से बात करें तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। मतलब अभी जो इंडिया कार्यकर्ता सम्मेलन सौरभ हो रहा है, 25 तारीख तक ये चलना है हर विधानसभा पे इंडिया कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें 2 बीजेपी के, 2 जेडीयू के, बाकी सहयोगी दलों के 1-1 व्यक्ति होते हैं। उसमें अगर आप फीडबैक लीजिए तो उसमें सीधे वो ये बताएगा लोग कि जो सबसे बड़ी ताकत वहाँ पे नजर आती है, वहाँ भी नीतीश कुमार का। सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार की छवि को या हार के जो उनके एक्शन होते हैं उसको लेकर आप चाहे जितना मजाक उड़ा दें, उनके वोटर्स के बीच वो समस्या बिल्कुल नहीं है। वो वोटर उनका इंटैक्ट है और वो अभी भी एनडीए के लिए बिहार के चुनाव के हिसाब से सबसे बड़ी ताकत है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इतनी बड़ी ताकत, तो ये जो दो चेहरे हैं और सामने लालू प्रसाद यादव की लीगेसी, तेजस्वी, इसी पे चुनाव होना है अल्टीमेटली। ये तो आप भी मानते हैं पीके किसी को नहीं डेंट करने वाले? पीके अगर डेंट जो कर रहे हैं अभी तक मुझे जो समझ में आ रहा है वो एनडीए के लिहाज से वो ज्यादा चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए पीके की। अच्छा, वो बनिस्पत आरजेडी के, वो आरजेडी का वोट जैसे यादव मुस्लिम उनकी क्लैरिटी है, उनको कहीं और नहीं जाना। मुसलमान नहीं करेगा वोट पीके को? पिछले जो हमने पिछला ट्रैकर में लगभग 12-13% मुस्लिम सपोर्ट पीके की पार्टी को मिल रहा था, जो घट करके 4 या 5% हो गया, जो देवेंद्र भाई साहब कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक स्केप्टिज्म हो गया है और एक सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि है कौन है इसके पीछे, वी डोंट नो, या इस बार देखेंगे, इस बार हम तो वोट नहीं करेंगे, इस बार देखेंगे। बीजेपी की बी टीम वाला टैग तो नहीं लग गया उन पे? सवाल पूछ रहे हैं लोग। देखिए वहां पर देखिए पॉलिटिकली बहुत मैच्योर राज्य है वो, ठीक है। अगर आप वहां पे देखेंगे तो प्रशांत किशोर की पार्टी जिस तरह से एक्सपेंडिचर कर रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब जो देवेंद्र भाई साहब कह रहे थे कोहेरेंस, आप पूरे बिहार में मैं घूमा, एनडीए का पोस्टर, नीतीश कुमार लेफ्ट, प्रधानमंत्री मोदी राइट, और स्लोगन आ रही है एनडीए सरकार, रोजगार चाहिए तो एनडीए सरकार, जो भी। पूरे बिहार में एक भी पोस्टर नहीं है कि आ रही है महागठबंधन सरकार। अच्छा। बड़े बड़े होर्डिंग हैं जो कि आपको दूर से दिख जाएंगे, तेजस्वी सरकार। देयर इज अ डिफरेंस, करेक्ट। महागठबंधन सरकार और तेजस्वी सरकार में फर्क है। और जो सीएम वाली बात आप कह रहे हो, कांग्रेस अड़ी हुई है 50, 55, 60 जो भी, उनको इस बार चाहिए डेप्यूटी सीएम पोजीशन, जो कि राजेश राम जी के लिए वो फोर्स कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं, तभी वो इनका नाम क्लियरली सीएम के लिए घोषित नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अपना डिप्टी सीएम बनाना चाहती है, उसका एडवांटेज भी होगा ना, क्योंकि देखिए अभी मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमारा क्या, और क्योंकि अगर आपने चमार समाज से एक व्यक्ति को बनाया है डेप्यूटी स्टेट प्रेसिडेंट, 5% आबादी है, ठीक है। अगर 5% आबादी पासवान समाज की है तो चिराग पासवान लीडर है, तो अगर आप उनका प्रोजेक्शन कर देते हैं एज डेप्यूटी सीएम, तो हो सकता है वो वोट कंसोलिडेट हो। वो किसी डिवीजन में सर एंटी पासवान वोट भी है वो, ठीक है। दे हैव सम हिस्ट्री विद पासवान समाज। तो स्ट्रेटेजिक तौर पे कांग्रेस अड़ी हुई है कि भाई हमारा एक डेप्यूटी सीएम पोजीशन दो, तभी हम तुमको महागठबंधन डिवाइडेड हाउस दिख रहा है अभी। देखिए डिवाइडेड हाउस फ्रॉम अ सेंस ऑफ कैंपेन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ भी दिक्कत है, बात तो हो जाएगा वो बात, लेकिन फिलहाल जो कोहेरेंस नहीं है, कोहेरेंस, एकजुटता इधर दिखाई दे रही है, कैंपेन की कोहेरेंस नहीं वहां नहीं दिखाई दे, है ही नहीं कोहेरेंस की कैंपेन। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आप लोगों के अनुभव जानना चाहता हूं, तेजस्वी से मिलके जो आपको लगा हो। जैसा प्रशांत किशोर मजाक उड़ाते हैं, 10वीं पढ़ाई की तो 10वीं फेल, 10वीं पास, क्रिकेटर रहे तो फेल्ड क्रिकेटर, अब डांस भी ठीक से नहीं आता है पता लग रहा है, उन्होंने उसको मजाक में बनाया। बट मिलते हैं तो क्या सेंस मिलती है, मैच्योरिटी की सेंस आती है मुलाकात करके? नहीं, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की सेंस आती है, बहुत समझदार पॉलिटिशियन की सेंस आती है। वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमेशा अच्छी बातें करते हैं और मुद्दों की बातें करते हैं। हमारी अभी जो सबसे रिसेंट मुलाकात है वो 1 महीने हुए होंगे, हम लोग मिले, साथ बैठे काफ़ी देर हम लोग, और उन्होंने जो उनका सारा जो कंसर्न था वो ये जानना चाहते थे हमसे कि दिल्ली में एसआईआर को लेकर के क्या चर्चा है। चूंकि वो हमारे व्यूज इस पर जानते थे, उनको पता था कि हम ये कह रहे हैं कि एसआईआर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आप लोग इस पर अपना नुकसान कर रहे हैं। तो उन्होंने वो बार बार इस बात पर चाह रहे थे जानना कि दिल्ली में क्या इसकी चर्चा है, मीडिया में क्या चर्चा है, और कोर्ट में उस समय मामला था, अभी डिसाइड नहीं हुआ था, ये कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई थी। हमको लगता है 1 महीने 1.25 महीने पहले की बात हुई। तो वो ये जानना चाहते थे कि क्या कोर्ट का व्यू हो सकता है इसमें, हम लोग को कितना इस पर आगे जाना चाहिए है, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे। और वो बार बार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे थे कि हम लोग को जो रियल मुद्दे हैं उन पर हम लोग को इसके साथ साथ उस मुद्दे को लेकर के चलना चाहिए। तो रियल इश्यूज की समझ आपको दिखती है उनमें? बिल्कुल दिखती है। हम एकदम रिसेंट मुलाकात की बात कर रहे हैं, पहले की मुलाकातों की बात नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस के साथ अलायंस ठीक हो जाएगा इसके भी भरोसे में थे, और इसके बारे में भी वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, और ये उन्होंने खुल के कहा नहीं, लेकिन ये बात लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि वो ठीक है। वो कोई विजन दिखता है उनके पास? एक विजन दिखता है, और वो कहते भी हैं। हालांकि बहुत स्पेसिफिक रोड मैप लेकर के नहीं आए हैं वो, लेकिन वो कहते हैं, जब उनको मॉक किया गया कि पैसा कहाँ से आएगा, तो अब भी वो इस बात को जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे, मैया सम्मान, माई बहन मान योजना लेकर के आए वो, और उन्होंने कहा कि हम 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे। उन्होंने जो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन है दिव्यांगजन की, वृद्ध महिलाओं की, और उसको भी उन्होंने कहा था बढ़ाने के लिए, वो भी बढ़ाया गया। तो वो जो कटपेस्ट की सरकार कहते हैं कि ये कटपेस्ट की सरकार है, हमारे एजेंडे क्लियर कॉपी कर रही है, तो ये एक दृष्टि तो दिखती है। हालांकि उसमें पैसे कहाँ से आएंगे ये तो बाद की बात है, जब होगी तो होगी।
आपका कोई एक्सपीरियंस उनसे हाँ, मुलाकात जैसे है? आधुनिक राजनीति की जो स्मार्टनेस है ना वो नजर आती है। एक तो वेल बिहेव, उसमें कहीं कोई उटपटांग अच्छा। बात नहीं, अगर आपसे वो सहमत हो या ना हो उसमें उटपटांग बात नहीं करेंगे, उटपटांग व्यवहार नहीं करेंगे। दूसरे नेताओं के बारे में बात कीजिए तो बहुत संयमित सुलझे हुए नेता के तौर पे आपको चीज़ समझ में आएंगी कि एक व्यवहारिक नेता बैठा हुआ है। जो समस्या नजर आती है वो ये है कि एक तो ग्राउंड पे जो इस स्टेज पे मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए वो एक मिसिंग नजर आता है कि दूसरी चीज की सलाहकारों से घिर जाए वो, ये उनका स्टेज नहीं है। ये स्टेज आता है राजनीति में लेकिन हाँ, बहुत ये मेरा बाद में सवाल आता रह है। गया, अभी सलाहकारों से घिरे हुए हैं। जैसे उनके बिहार के पॉलिटिक्स में बार बार ये कहा जाएगा कि उनके बहुत सारे नेताओं को भी कांटेक्ट करना हो तो एक संजय यादव राज्यसभा हैं, हरियाणा का व्यक्ति वहां लेकर बैठा के इतना पावरफुल बना दिए, इसमें आपको क्या हासिल होना है? और वो ऐसे हैं जो कि फोन नहीं उठाते, लोगों के मैसेज का जवाब नहीं देते, ऐसा कहा जाता है वहां पे। तो ये सारी चीजें एक ऑब्स्टेकल के तौर पर सामने एक्सेसिबल नहीं है बहुत ज्यादा, उनको होने नहीं दिया जाता। उनके मिलने पे उनके बिहेवियर में एकदम आपको नजर आएगा कि ये व्यक्ति तो बहुत सहज है। जैसे उनके दूसरे सलाहकार मनोज झा हैं, वो बहुत एक्टिव व्यक्ति, बहुत सही इश्यूज पे उनको बताते रहते हैं, पार्लियामेंट में खुद बहुत एक्टिव रहते हैं, खुद उतने सहज भी हैं। लेकिन संजय यादव का प्रभाव ज़्यादा बताया जाता है और वो एक कोटरी सिस्टम जैसा नहीं होता। तो ये कोटरी सिस्टम लॉन्ग स्टेज में आनी चाहिए, इतना जल्दी आ जाना ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ सर अब समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, बस आपसे मैं एक आधे सेंटेंस में ये जानना चाहता हूँ, फिलहाल आपकी समझ क्या कह रही है सेफोलॉजिस्ट के तौर पर? एनडीए अहेड? ये कांटे की टक्कर है। एनडीए मार्जिनली अहेड है। ओके। जो 10,000 रुपए का जो स्कीम है, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया और नीतीश ज्यादा से कुमार ज्यादा जी वाला। लोगों को, महिलाओं हर को परिवार की एक ट्रांसफर हो महिला गया को वो, 10,000 रुपया। तो वो गेम चेंजर हो सकता है लाडली बहन स्कीम की तरह। उसके बावजूद भी अभी मतलब वो तो एक एडेड एसेट होगा, अदरवाइज भी मार्जिनली अहेड है बिकॉज़ फेयर फैक्टर स्टिल इज वो वेरी स्ट्रांग। वो योजना आनी है इसी महीने सितंबर में, और 2,78,00,000 परिवार में 2,78,00,000 महिलाओं को 28,000 करोड़ रुपए जाने हैं। तो ये 2,78,00,000 जो हैं, अगर उतने लोगों को चला जाता है, कुछ कम भी होता है, मान लीजिए कुछ छूटता भी है, तब भी एक बड़ा ये गेम चेंजर हो जाएगा। लड़की बहन की तरह या मैया सम्मान झारखंड का है उस तरह का गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले भी जो पिछले 1.5 महीने में स्कीम शुरू हुई हैं, उसने एनडीए को बढ़त अभी दी आप भी कह रहे हैं एनडीए है, इंडिया में। आपका क्या सेंस है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद हर पैरामीटर पे, चुनाव लड़ना, पॉपुलैरिटी, चेहरा, सब में इंडिया आ गया। तो ये हमारे मेहमानों का असेसमेंट था। मैं एक बात बस मैं कह दूं सर, क्या होता है आजकल जाति सूचक शब्द जो है वो नहीं, लेकिन वो कोई असंवैधानिक नहीं है। नहीं असंवैधानिक, फिर भी मैं कह रहा हूँ मतलब नहीं सही बात है। वो कभी कभी बातचीत में निकल भी जाता है, तो वो अमिताभ जी के मुंह से निकला, मगर दैट वाज नॉट मेंट एज इन अ डेरोगेटरी सेंस ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स बट वो एक ये था कि वी शुड बी केयरफुल। हाँ, एक और बेटर शब्द का प्रयोग हो सकता था। सर बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने, प्रोग्राम में आए। अजीत जी बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी आपका बहुत, खासकर आपका शुक्रिया, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका। और कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज आप देख रहे थे, आज तेजस्वी यादव को एक नेता के तौर पर समझने में उम्मीद करते हैं कि हमने आपकी थोड़ी मदद की होगी। आज इतना ही।